हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह के इस अच्छे मौसम में, सुहावने मौसम में आप सभी का अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 जो राजस्थान बोर्ड की निर्धारित पुस्तक है सरयू, उसका अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आलोपी। जो इस पाठ का मुख्य पात्र है, किरदार है, इसके नाम पर ही ये पाठ क्यों लिखा गया, इसके बारे में हम इस पाठ में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारी चर्चा होती है कि ये पाठ कैसा है, लिखने वाला कौन है। आज हम लिखने वाले जो लेखिका है उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्यों करेंगे, क्योंकि लेखिका है वह स्वयं इस पाठ में अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने चरित्र के साथ आलोपी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ की चर्चा। आज के पाठ का शीर्षक है आलोपी। लिखने वाली लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। अब ये पाठ कैसा है? ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे मन में हमेशा के लिए चित्रित हो जाती हैं या जीवंत रूप से हमारे हृदय में, मन में बैठ जाती हैं, उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। अब ये संस्मरण है। लेखिका जो महादेवी वर्मा है, उसका हिंदी साहित्य में चर्चित होने का मुख्य आधार था काव्य लेखन, कविताओं का लिखना। उसकी यश प्राप्ति का, उनसे चर्चित होने का और हिंदी साहित्य में मुख्य स्थान प्राप्त करने में अहम भूमिका थी काव्य रचनाओं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्य विद्या में निपुण नहीं है। गद्य विद्या में भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। गद्य विद्या में विशेष रूप से उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र ज्यादा लिखे हैं और उन दोनों ही गद्य विद्याओं में उन्हें श्रेष्ठता प्राप्त है। अब जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं वो संस्मरणात्मक पाठ है और इस संस्मरणात्मक पाठ में ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से लक्षण हैं जो लेखिका ने दर्शाए हैं। अब लेखिका को आधुनिक हिंदी कविता के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं उनमें से एक माना जाता है, ये मैंने लिखा है। और लेखिका है, पहले ही बता चुका हूं, इसमें बिंदुवार पर चर्चा कर लेते हैं। लेखिका का संस्मरण और रेखा चित्र पर बहुत बड़ा अधिकार या श्रेष्ठता प्राप्त है। लेखिका जो है अपने प्रारंभिक जीवन में जो उन्होंने लेखन शुरू किया तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने खड़ी बोली में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं संस्मरण, उस संस्मरण में उन्होंने कौन सी चर्चाएं की हैं या उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो इस पाठ में देखने को मिलेंगे। तो उसमें है
वर्णात्मक, संस्मरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, इन गुणों से युक्त इस पाठ की शैली लेखिका के द्वारा दिखाई गई है। इसके बाद आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य पात्र किरदार आलोपी है, उसके ऐसे कौन से गुण हैं जो इस कहानी में, इस संस्मरण में हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? जो अपना काम स्वयं करने की कोशिश करता है। स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, यानी अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्वों में जो अपना खुद का अधिकार रखता हो, जो दूसरों से आशाएं नहीं रखता हो। कर्मठता, काम के प्रति लगन, और सबसे हटकर जो शब्द इस संस्मरण में है, संस्मरण जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वाचालता, यानी बोली में निपुण, बोली में तीव्रता, बोलने की जो कला है उस पे अधिकार। ये इस पाठ के पढ़ने से पहले कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आते हम इस पाठ के मुख्य भाग पर, या पाठ का जो शीर्षक है उस पर चर्चा करते हैं। आपको श्याम पट पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये जो संस्मरण है, 2 मुख्य पात्र हैं। पहला जो मुख्य पात्र है, जो पाठ का नाम है आलोपी, और दूसरा उसका सहायक है जिसका नाम है रघु। रघु कौन है? आलोपी का फुफेरे भाई का नाम है। अब देखिए, इस चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आलोपी जो है, उसका पहनावा, उसकी आंखें हैं, वो उनसे दिखाई नहीं देता। तो उसने सहायक के रूप में अपने फुफेरे भाई रघु को साथ लिया। अब हम इस संस्मरण नाम का जो पाठ है उसमें हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आलोपी का आना। लेखिका महादेवी वर्मा, गर्मियों का मौसम, बहुत तेज गर्मी, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध को समझते हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं, उनके लिए मौसम है वो कभी प्रतिकूल नहीं होता। तो लेखिका अपने छोटे से घर में और कापियों के मूल्यांकन का कार्य कर रही थी। थोड़ी सी घर की भी चर्चा की है। घर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने आधुनिक युग की तरीके से और भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रखा। हो सकता उस वक्त उन भौतिक संसाधनों की कमियां हो। लेखिका का जो घर है, गर्मी तेज है, तेज हवाएं चल रही है, जिसमें घर के किवाड़, खिड़कियां हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं। उनका शोर भी लेखिका को कभी कभी विचलित कर देता है। लेखिका का मूल्यांकन का कार्य चल रहा है और लगभग तीसरे पहर की बात है। तीसरा पहर रात्रि का और दिन का हमारे लिए सबसे कठिन होता है। तीसरे पहर का मतलब होता है 2 के बाद और 5 के बीच का लगभग समय, वही रात्रि में सबसे कठिन होता है और वही दिन में। उस वक्त दिन में तो क्या होता है, हर इंसान में आलस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो थकान से महसूस करने लगता है, क्योंकि दिन का एक तरीके से अंत होना पड़ाव पर आ जाता है। तो लेखिका भी लगभग ऐसी स्थिति में थी। और रात्रि में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि 2 के बाद का जो समय 2 से 5 का, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो हमारे लिए सबसे कठिन होता है। उस समय का फायदा वही व्यक्ति, वही इंसान लेते हैं जो
उस समय की वास्तविकता को, यथार्थता को जानते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे तीसरे पैर की। लेखिका अपने कार्य में व्यस्त थी। अचानक बाहर से उनका जो दरवाजा है उसे खटखटाने की आवाज आती है। लेखिका थोड़ी सी थकान सी महसूस करती है और उठना नहीं चाहती, लेकिन यहां मैं संस्कार की बात करूंगा जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। लेखिका की मां ने और उनके परिवार ने उन्हें ऐसे संस्कार दे दिए कि जब भी घर में कोई अतिथि आता है, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि अतिथि बड़ा आदमी हो, गणमान्य व्यक्ति हो, उसका सत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई आपके दरवाजे पर हाथ फैलाकर याचना करता है, कुछ मांगता है, उस अतिथि को आप ढंग से व्यवहार करते हैं, संभालते हैं, वहां आपके अतिथि सत्कार की प्रतीक्षा होती है। तो लेखिका उठना नहीं चाहती, लेकिन अपनी मां के द्वारा दी गई शिक्षा की याद आती है। लेखिका खड़ी होती है, दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है तो आलोपी और रघु नीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेखिका ने पुकारा, पहला जो बिंदु है उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। लेखिका ने पुकारा तो वो वापस लेखिका की तरफ आ गए। अब लेखिका है वो आलोपी के बारे में बताती है। लेखिका ने देखा जब वो उधर बढ़ रहे तो एक 20 से 25 साल का युवा है और दूसरा जो यहां देखो उम्र है आलोपी की 23 वर्ष है और रघु की 6 से 7 वर्ष यानी बच्चा है। अब उन दोनों के बारे में पहले आलोपी के बारे में कहती है कि एक ऐसा युवा जो देख नहीं सकता, आंखों से अंधा है, उसके कपड़े जो हैं उसने पैर से ऊपर तक धोती पहन रखी है, ऊपर बंडी नाम का एक कटा फटा वस्त्र पहन रखा है, पूरा शरीर है वो धूल से सना हुआ है, कपड़े हैं वो दरिद्रता को व्यक्त कर रहे हैं और शरीर है उसको देखकर लेखिका को ऐसा लग रहा है कि दोनों इंसान का रूप न होकर सिर्फ हड्डियों के पुतले हैं। तो लेखिका आलोपी को इस प्रकार उसके शारीरिक संरचना का अपने शब्दों में चित्रण करती है। और जब वो दोनों लेखिका के पुकारने पर दरवाजे पर आ जाते हैं तो लेखिका ने पूछा बोलो। तो सबसे पहले तो आलोपी ने भी संस्कार का परिचय दिया, बड़े अदब के साथ, विनम्रता के साथ लेखिका से प्रणाम किया। लेखिका को ऐसा लगा कि आलोपी मुझे प्रणाम न करके खजूर के पेड़ को प्रणाम कर रहा है। यहां कहने का संदर्भ यह है कि अंधा जो व्यक्ति होता है उसके आंख भले ही नहीं हो, यह कुदरत का नियम है, ये भगवान प्रदत्त शक्ति है कि उसकी जो कमी आंखों की दृष्टि नहीं है वो उसकी बोली में आ जाती है, जिसके कारण उसकी वाचालता बढ़ जाती है। यानी जब एक अंधा व्यक्ति बोलता है तो आप उसकी बोली को सुनिए, उसकी बोली में तीव्रता, उसकी बोली में एक तरीके से इतनी तेज आवाज, और ऐसा कह सकते हैं कि उस बोली को सुनकर हम उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं सामना या आप अंधे व्यक्ति से नहीं मिले तो ये बात आपको निश्चित रूप से मिलेगी। ये भगवान भी जिसके पास आंखें नहीं है उस चीज की शक्ति है वो उसके बोलने में दे देता है। तो जब उसने प्रणाम किया तो उसका लेखिका को ऐसा क्यों लगा
क्योंकि उसकी बोली में बहुत ज़्यादा तीव्रता थी। बोली ऐसी थी जैसे वो किसी दूर वाले से प्रणाम कर रहा हो। लेकिन ये अंधे व्यक्ति की विशेषता होती है कि उसकी बोली में, हमारी बोली में आपको अंतर मिलेगा। अब आते हम नंबर 3 पर, आलोपी दिन नाम क्यों। अब देखिए, ये जो आलोपी है, आलोपी के पिता का नाम काछी था। पिता का नाम काछी था। दरिद्र अवस्था में थे। पति पत्नी दोनों लंबे समय के निकलने के बाद भी उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई। पहले तो दरिद्रता, दूसरा उनका दुख कि उनके घर संतान का न होना। तो वहाँ उनके क्षेत्र में आलोपी देवी नाम का एक देवी का मंदिर था। दोनों वहाँ जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और अपने घर में वंश बढ़ाने की वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं। तो लंबे समय के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। वो पुत्र यही आलोपी था। लेकिन कैसी विडंबना है, मांगने पर एक पुत्र मिला और पुत्र जो मिला वो भी नेत्रहीन। लेकिन फिर भी उनके पास अपने संतान को पालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो भी देवी ने दिया उसको बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया। आलोपी का जो नाम है, आलोपी देवी के वरदान से प्राप्त होने के कारण ही और आलोपी का नाम आलोपी दिन रखा गया। समय निकलता गया, विधाता का जो लेख है वो टलता नहीं। कुछ समय के बाद आलोपी के जो पिता थे काछी, वो लंबी बीमारी के बाद चल जाते हैं, इस संसार से विदा हो जाते हैं, अर्थात उनका स्वर्गवास हो जाता है। आलोपी की जो माँ है, अब बच्चे का पालन, उस घर का संचालन माँ पर आ जाता है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने तरकारियां लेकर के और गांव में घूम घूम कर उनको बेचती है। उनसे जो कुछ मिलता है उससे किसी प्रकार अपने घर का संचालन करती है या घर चलाती है। आलोपी समझदार हो गया। भगवान जब भी देता है, एक कमी कम कर देता है तो उसमें दूसरी पूर्ति भी कर देता है। उसके एक ज्ञानेंद्रिय कम थी, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा आलोपी है, वो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ है, बड़ा संस्कार से युक्त है। उसने सोचा कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में गलियों में घूम घूम करके कमाए और एक जवान बेटा है वो घर पर बैठा रहकर खाए, ये बात उचित नहीं है। ऐसा सोचकर आलोपी है, उसका स्वाभिमान जाग जाता है, उसकी अंतरात्मा जाग जाती है कि मुझे मेरी माँ से काम न करवाकर मुझे स्वयं कुछ करना होगा। अंधा व्यक्ति है, वो सुनकर बहुत कुछ ग्रहण करता है। उसके ताऊजी हैं, वो सब्जी का व्यवसाय करते हैं, तो वो वहाँ बैठता है। तो उसने सुन सुनकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि सब्जियाँ कितनी होती हैं, कैसे उनको उगाया जाता है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन सी सब्जी किस प्रकार तैयार की जाती है। और इस प्रकार उसने सब्जी का जो व्यवसाय है उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उसने तय कर लिया और अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं कमाने लायक हो गया हूँ और आप घर पर हैं, मैं इस घर को चलाऊंगा। इस प्रकार उसने तय किया कि वो तरकारियां बेच करके और अपना घर चलाएगा। इसी कार्य को चुनने के बाद ही वो लेखिका के पास गया। लेखिका के पास जाकर उसने
ये सब कुछ बताया कि वो आपके लिए देहात जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से सस्ती दर पर अच्छी सब्जियां लाकर आपको देगा। क्योंकि लेखिका है वो बच्चों का एक हॉस्टल चलाया करती, छात्रावास चलाया करती थी, जो उनके नेतृत्व में चला करता था। हालांकि उसकी हॉस्टल संभालने वाली मैट्रन अलग थी, तो लेखिका को जचा तो नहीं, लेकिन लेखिका ने देखा कि ये दरिद्र अवस्था में है, कैसे करोगे, ये पूछने की जरूरत नहीं थी। उससे पहले उसने बता दिया कि वजन मैं ले आऊँगा और मेरा सहारा जो मेरा फुफेरा भाई रघु है वो मुझे ले आएगा। लेखिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसने वो कार्य शुरू कर दिया। अब अगला बिंदु है सबका चहेता, यानी आलोपी ने अपना जो कार्य शुरू किया उसमें वो समर्पित था, उसमें कहीं भी उसके मन में ऐसा नहीं था कि कार्य में कोई लापरवाही हो। कार्य को बड़ी तत्परता के साथ, नियमितता के साथ, शुद्धता के साथ और समर्पण भाव से शुरू कर दिया। अब वो जब भी हॉस्टल में जाता तो हर प्रकार की सब्जियां ले जाता था, लेकिन सबका चहेता सबसे पहले प्रभावित किया लेखिका को। लेखिका को वो सब्जियां ले जाता और पूछता है, मैडम जी, श्रीमती जी, आपको कौन सी सब्जियां हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उन सब्जियों को अलग से रख लीजिए। लेखिका ने समझ लिया कि इसके मजदूरी का, इसका घर चलाने का यही एक रास्ता है, इसलिए लेखिका ने उन सब सब्जियों को लेना शुरू कर दिया। हालांकि लेखिका है उसने उन्हें डॉक्टर के द्वारा कुछ पथ्य और अपथ्य निर्धारित कर रखे थे। पथ्य का मतलब जो हम खा सकते हैं, अपथ्य जिसे नहीं खा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी लेखिका ने इनकी दरिद्रता को, इनके घर की स्थिति को समझ लिया, तो वो जो भी सब्जियां लाता था वो सब वो ले लेती थी। इस प्रकार लेखिका के मन में उसके प्रति स्नेह बढ़ गया। वो सब्जियों के साथ साथ क्या करता था, सब्जियों के साथ बैर और अमरूद भी उनके क्षेत्र में होता, तो वो साथ साथ कुछ फल ले आता और छोटी जो बच्चियां हैं उनको दे देता। जब उससे पूछा कि पैसे, तो उसने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मेरी एक चचेरी बहन जो 7-8 वर्ष की उम्र में है चली गई, हमें छोड़कर चली गई। जब मैं इन बच्चियों को ये देता हूँ और ये बोलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चियों में, इन छोटी बहनों में मेरी वो चचेरी बहन भी कहीं बोल रही होगी। इस प्रकार वो उन छात्रावास में रहने वाली जो बच्चियां थी उन सभी का स्नेह का पात्र बन गया। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या ये हो गई कि फल वाले हैं उन्होंने विरोध शुरू कर दिया कि ये जो फल लाता है, बेर और अमरूद है, वो निःशुल्क देता है, बिना पैसे देता है, तो हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा। तो उसने इस पर तर्क दिया कि लेखिका से कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं विद्यालय समय में तो आता नहीं हूँ, सुबह सुबह के समय आता हूँ, इसलिए उनका जो व्यवसाय उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक सबसे बड़ी बात और इसमें देखने को आई, लेखिका ने कहा पैसा डेली देने का निमंत्रण दिया या कहा, तो उसने साफ मना कर दिया कि आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा हिसाब रखता हूँ, मुझे 10 तक पहाड़े आते हैं, लिखना आता है, इतना ज्ञान रखता हूँ, महीने भर से मैं आपसे पैसे लूँगा। तो इस प्रकार रघु का बड़ा भाई जो आलोपी इस पाठ का मुख्य पात्र है, उसकी कुछ विशेषताओं पर हमने चर्चा की है। आज इस पाठ के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ बिंदु अभी बाकी हैं, उन पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज इस पाठ को यहीं विराम देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।